हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है और एक तरह से कहा जाए तो इस सॉल्यूशन चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो कह दो कि पहली लाइन अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है किसकी प्रॉपर्टी है? किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हम सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी ये है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। यानी कि हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज डिपेंड अपॉन द कोलिगेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या हम इसे अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी which depends upon the number of solute particles, number of solute particles। अब यहां पर irrespective of their irrespective of their nature relative to the total number of particles present in solution। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के पार्टिकल को बढ़ा देने या घटा देने से, इंक्रीज कर देने से, डिक्रीज कर देने से चेंज हो जाती है। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने समझ लिया क्या था। कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे, है ना, चेंज करने पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को चेंज कर दिया जाए, घटा बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज डिक्रीज कर दिया जाए तो वो चेंज हो जाएगा। तो अब सवाल उठेगा कि इसको थोड़ा समझा जाए कि आखिर कैसे। जैसे सपोज करो एक हमने कंटेनर लिया, एक हमने दूसरा कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने प्योर वाटर रखा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है। इसमें क्या है? कह दो इसमें है प्योर वाटर। और इसी के बगल में हमने क्या किया? इसी प्योर वाटर में, है ना, शुगर ऐड कर दिया। तो अब ये बन गया हमारा सॉल्यूशन बन गया। ठीक, अब हम इन दोनों में, प्योर सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में, इसमें कुछ नहीं मिला है, प्योर है लेकिन ये तो सॉल्यूशन है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का स्टडी अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा कि देखो यहां पर 1 लीटर सोल्यूशन यहां भी है, 1 लीटर सोल्यूशन यहां भी है। सॉरी, ये है ना यूनिटरी सोल्यूशन है, ये प्योर है। तो 1 लीटर वॉल्यूम इसका भी है, 1 लीटर वॉल्यूम इसका भी है। तो अब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन आपने इसमें शुगर और ऐड कर दिया है तो ऑब्वियसली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। हम कहेंगे कि दैट इज ग्रेटर देन 100। यानी कि इसमें हमने सोल्यूट पार्टिकल को ऐड किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लिया इसमें हमने 1 मोल शुगर ऐड किया है तो मान लो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 + T है।
ठीक है, 100 प्लस टी है 1 मोल पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 मोल ऐड कर देंगे। तो अब तुम सोचो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज कर दिया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। इसलिए इस बॉइलिंग पॉइंट को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा तो भी हम इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद तो हम जो प्रॉपर्टी हमें इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़नी है, तो सबसे पहले हम उसकी लिस्ट बना लें और फिर बारी बारी से एक एक करके जो है हम इसे देखेंगे। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं मनीष दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें 5 मैक्सिमम और मिनिमम 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको इसे बहुत ढंग से पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि इसके फार्मूले में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा, इजी होता है, तो आराम से आप 3 से 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, इस वेपर प्रेशर को इसका मतलब है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे ये डिपेंड करता होगा। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज डिक्रीज करने से ये घट बढ़ जाता होगा। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले लिस्टिंग तो कर लें। पहली प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़नी है, वेपर प्रेशर, और कैसा मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, थर्ड पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट में पढ़ना है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस हम इसे कहेंगे, ये हमें पढ़ना है। ठीक, तो पहले हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम ढंग से पढ़ लें और फिर इसमें मैं ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पहले हम इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, तो चलिए इसे समझते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग्स ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो अब देखो इसमें हमें 3 वर्ड्स को क्लियर करना है। पहला है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या था आपको जल्दी से मैं बता देता हूं। हमने क्या किया था, 2 सिस्टम लिया है ना। मान लिया हमने यहाँ पर वाटर ले रखा है, मान लो यहाँ पे प्योर वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद इसका वेपर बन जाएगा, कंटेनर क्लोज है। तो हमने इसको प्योर सॉल्वेंट को P1 कहा था, आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा। अब हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अब सपोज करो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ शुगर या सॉलिड पार्टिकल ऐड कर देंगे। तो सॉलिड पार्टिकल जो होगा, पहले देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे वाटर का मॉलिक्यूल था, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल आराम से जो है वेपर में बदल जा रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जब इसमें शुगर आप ऐड कर देंगे तो एक वाटर का फिर एक शुगर, वाटर शुगर, वाटर शुगर, ऐसे ऐसे ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि सरफेस एरिया यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ जो वाटर का वेपर होगा इसके कंपेरिजन में कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसे हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, P1 से। P1 क्या है, कह दो ये भी वेपर ही है, वाटर का ही वेपर है, ये भी वाटर का ही वेपर है, लेकिन ये प्योर में है, प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में है ये। लेकिन ये किस में है, कह दो ये हमारा सॉल्यूशन में है। तो वेपर प्रेशर हमें समझ में आ गया था, है ना। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे इसके प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पहली चीज वेपर
प्रेशर। अब दूसरा वर्ड है इसी में, देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो ये प्योर था, इसमें ऐड किया गया शुगर, शुगर जब ऐड किया गया तो यहां वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी ये ज्यादा है और ये कम है। तो दूसरा जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? अरे भाई जितना P1 की वैल्यू थी और ये हो गई तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। तो P1 नॉट ज्यादा है, P1 नॉट ज्यादा है और कम वाला P1 है, तो P1 नॉट में से P1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड दैट विल बी द डेल्टा P। इसको कहा जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें पढ़ना है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है? कह दो कि ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये डेल्टा P, इसको हमें रिलेट करना है किससे? P1 नॉट से। मतलब कि हमें करना है डेल्टा P को P1 नॉट से डिवाइड कर देना है। दिस इज रिलेटिव टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमें वेपर प्रेशर नहीं पढ़ना है, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हमने पहले बता दिया कि सॉलिड ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। हमें पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। ओके, तो इसे मैं इरेज करता हूं, इसे आप लिखते जाएंगे। तो हमें क्या पढ़ना है? सारे वेरिएबल्स हमें समझ में आ गए। कौन कौन सा वेरिएबल हमने देखा जो हम वेरिएबल यूज करने वाले हैं, दैट इज P1, ये भी वेपर प्रेशर है। दूसरा P1 नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अगला डेल्टा P, या हम डेल्टा P को क्या कह रहे हैं, और P1 नॉट माइनस P1 कह रहे हैं। या फिर हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे करेंगे? डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, या हम लिख देंगे, इसी को लिख देंगे, है ना, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ये तो हमें ये पढ़ना है और हमें ये पढ़ना है। तो अब जरा प्रैक्टिकली आप सोच कर देखिए कि अगर हम किसी किसी सॉल्यूशन की बात करें तो अगर हम उस सॉल्यूशन में शुगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये लोअरिंग और ज़्यादा हो जाएगा। अरे भाई देखो, मान लो दो सॉल्यूशन है, तो इसमें हमने 1 मोल लिया, यहां पर वेपर प्रेशर P1 कैलकुलेट किया, फिर यहां हमने 2 मोल लिया और फिर से हम P1 कैलकुलेट करेंगे। तो डिक्रीज ये P1 की वैल्यू कहां ज्यादा कम होगी, पहले में कि दूसरे में? जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही P1 की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाएं सॉल्यूट का, अगर हम सॉलिड सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएं तो जो हमारा डिप्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। कैसे? हम कहेंगे डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्यूट का बढ़ाएंगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इससे होता है, तो हम इसी को लिख देंगे क्या, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2 की जगह लिख दो N2 अपॉन N1 प्लस N2। और हमें पता है N1 प्लस N2 जो होता है इसको हम N1 के बराबर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि N2 जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है वो बहुत कम है, तो N1 प्लस N2 की जगह हम N1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। ठीक है, अब देखो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो हम इसकी जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू given mass upon molar mass of solute is divided by given mass upon molar mass of solvent। ठीक है, अब
इसी को हम लिख देंगे तो क्या होगा, इसकी जगह हम चाहें तो P1 नॉट माइनस P1 लिख सकते हैं अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू, अब देखिएगा ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा M1 अपॉन W1। ये देखिए, अब ये जो फार्मूलेज हैं, ये जो जितना भी हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसके कैलकुलेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे जो है इसे यहाँ ला देंगे तो ये पूरा यहाँ चला जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, M2 इक्वल्स टू W2 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इंटू M1 अपॉन W1। तो आई होप ये फार्मूला आपको समझ आ गया। ये था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए दूसरा हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, यानी कि अभी हम लोगों ने देख लिया था कि अगर हम एक है ना ऐसे सिस्टम ले लेते हैं, हम यहाँ 3 सिस्टम लेते हैं, मान लिया यहाँ हम प्योर वाटर लेंगे तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में इसे हम जब चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने कुछ शुगर ऐड किया तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मान लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो जो T2 होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें शुगर ऐड हो गया, है ना। एकदम प्रैक्टिकली सोच के देखा जाए, यानी इससे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और इसमें अगर मान लिया 3 मोल हमने ऐड किया, 3 मोल, और इसमें मान लिया हमने 1 मोल ऐड किया, तो हम कहेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, तो हम कंपेयर करते हैं इसको प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, है ना। तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो ये है हमारा प्योर सॉल्वेंट, इसमें हमने सिर्फ वाटर ले रखा है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग दैट इज TB, और हमें पता है प्योर की जगह नॉट लगाने। ठीक है, ये तो आपको आदत हो गई होगी अब तक तो। और ये क्या है, हमारा सोल्यूशन है, इसमें शुगर भी ऐड है, तो इसका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग क्या होगा, TB, केवल TB होगा, नॉट नहीं होगा। तो अब देखो ये कम है, यहाँ ये ज़्यादा है, तो कितना बढ़ा, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें से देखो ये ज़्यादा है तो इस ज़्यादा वाले में से इस कम वाले को डिक्रीज कर देंगे, तो दैट इज डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T0P। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, दैट इज डेल्टा TB को ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी को हम यहाँ पर मोलैलिटी से कंपैरिजन करेंगे, इसको मोलैलिटी से कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे डेल्टा TB। अब देखो यहाँ पर कोई इसमें कुछ भी सोल्यूट नहीं घुला था, इसमें मान लो 1 मोल सोल्यूट घुला, तो इसका जो TB है T0B के कंपैरिजन में TB बढ़ गया। अब इसमें और ज़्यादा बढ़ा देंगे, मोलैलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे TB बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे T0B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे, इसको भी इसी की तरह KB लिखेंगे। ये KB है, इसी को हम कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका जो सबसे पहला नाम है वो है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक,
इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, थोड़ा सा अजीब सा नाम लग रहा है ना, इब्यूलियो मतलब बॉइलिंग से रिलेटेड, लेकिन इसका एक और नाम है, आसान नाम, दैट इज मोलल, है ना। मोललिटी से मेजर करते हैं, मोलल बॉइलिंग पॉइंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट, लिखते जाओ, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक। तो ये है हमारा इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और जो है मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इन दोनों में से आप जो भी चाहें यूज कर सकते हैं, आर के टर्म में है। अब आइए देखिए, मोलैलिटी है, यहाँ मोलैलिटी ली गई है, तो अब देखो यहाँ पर किसकी जो मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करो कैसे होता था, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ठीक है। और आपको पता है ये 1000 यहाँ नीचे था, नीचे से इसको ऊपर ले गया गया है, तो हम चाहें तो यहाँ पर गिवन मास अपॉन मोलर मास पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो मोलैलिटी इक्वल्स टू W2 बाई M2 गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन, अगर ये 1000 नहीं रहता, ये kg में रहता, ठीक है, kg में रहता, तो यहाँ W1 लिखते, लेकिन चूंकि ये ग्राम में है, kg में है नहीं, ग्राम में है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम 1000 से इसलिए डिवाइड करते हैं, तो इसी को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा W1 अपॉन 1000, और इसी को, इस जो फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है ना, इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू, इसकी जगह ये फॉर्मूला हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन 1000, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो M2 के लिए जब फॉर्मूला बनाएंगे तो डेल्टा टीबी यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, KB अपॉन डेल्टा टीबी इंटू, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, अपॉन W2 इंटू W1 अपॉन 1000। ओके, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये 1000 ऊपर रहेगा, है ना, W1 यहाँ नीचे रहेगा, ये 1000 जो है ऊपर रहेगा इंटू 1000 अपॉन W1, यहाँ पर भी ये 1000 रहेगा ऊपर और W1 यहाँ रहेगा नीचे। तो बच्चों ये हो गया हमारा। अब कभी कभी इस ये जो डेल्टा टीबी है ना, क्या नाम है इसका, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट पूछता है, तो ठीक है, तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं हम, इसका भी यूनिट निकाल सकते हैं, केबी का जो यूनिट होगा, ठीक है, ये होगा केल्विन किलोग्राम मोल इन मास। ये सब तो आपके लिए बच्चों का खेल है, ये तो आप कर ही सकते हैं। चलिए आइए अब हम लिखते हैं अगला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आइए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज थर्ड वन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अभी एलिवेशन आपने देखा है बॉइलिंग पॉइंट का, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का है वो डिप्रेशन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर जब हम 2 कंटेनर लिए थे, तो देखो क्या है, ये पहला था, मान लिया ये कम मोल वाला था, इसमें कम मोल ऐड किया गया था, पहले में कम मोल ऐड किया गया है, दूसरे में ज़्यादा मोल ऐड किया गया है ना। मान लिया ये भी हमारा सोल्यूशन है, इसमें मान लो 2 मोल है, इसमें 1 मोल है। तो अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा मोल होंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये ज़्यादा था बॉइलिंग पॉइंट और ये कम था। मान लो ये प्योर है, ये मान लो T0B है और ये TB है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये ज़्यादा था। लेकिन जब फ्रीजिंग करेंगे तो ये कम हो जाएगा,
है ना, ये हम TF अगर हम इसे करेंगे टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, तो ये कम हो जाएगा। कौन कम हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। तो हम ज़्यादा वाले में से कम, तो हम लिखेंगे डेल्टा TF, बस बेटा ये उलट जाएगा, T0F माइनस TF। ये रहा। पिछले बार वाले में हमने क्या किया था, TF में से इस ज़्यादा वाले में से इस कम वाले को घटाया था। इस बार ये ज़्यादा है इसे। अब बाकी सारी चीज़ें बस वैसी ही रहेंगी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। ठीक, अब देखिए KF का जो है नाम क्या होगा, KF का नाम है क्रायोस्कोपिक, वहाँ इब्यूलियोस्कोपिक था, ये क्रायोस्कोपिक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एक और नाम है इसका, ठीक है। जैसे उसका नाम था मोलल था, तो यहां पर इसका भी नाम मोलल ही होगा, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसका नाम होगा मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रहा। अब मोलरिटी का जैसे फॉर्मूला वहां पर हमने लिया था वैसे ही हम यहां ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू, ठीक है, KF डिवाइडेड बाई KF। अब देखिए KF है, मोलरिटी की जगह जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वही वाला लिख देंगे। तो हमने क्या लिखा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन W1, यही था। अब M2 को यहां ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू KF अपॉन TF इंटू W2 अपॉन W1 इंटू 1000। आपको याद आ रहा है, पिछली बार हम लोगों ने 1000 वाला नीचे लिख दिया था गलती से। तो ये रहा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये रहा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम अपना ऑस्मोसिस पढ़ लेते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने बचपन में भी पढ़ रखा है, इसे क्लास 9th में भी बताया गया है, और कई जगहों पे, है ना। बायोलॉजी वाले तो इसे काफ़ी ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो हमें भी इसे पढ़ना है। तो बेटा देखो होता क्या है ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस को हम समझते हैं क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, सपोज करिए एक हम सिस्टम बना रहे हैं। मान लिया हमने एक पेड़ के अंदर का सिस्टम बनाया। ये पेड़ के अंदर का सिस्टम है, मान लो एक ट्री है, ठीक है। ये ट्री का अंदर का जो सिस्टम है। अब देखो अंदर का सिस्टम और बाहर का सिस्टम में, देखो ये प्लांट है, तो बाहर जो है इसमें क्या लगा रहता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मान लिया इसके रूट में आपने ढेर सारा यूरिया डाल दिया, तो ये पेड़ सूख जाएगा। तो हुआ क्या, क्योंकि तने से पानी बाहर आ गया। अब जरा समझना, तने से जो इसका स्टेम है उसमें से पानी बाहर आ गया। तो आप देखो ये हमारा इंटरनल सिस्टम है, जिसको हमने पेड़ के अंदर की बात की थी। ये इसके अंदर जो है तो लिक्विड ही तो है। अब ध्यान से सोचो, इसके अंदर जो वाटर का जो जाइलम और फ्लोएम से पानी ऊपर चढ़ता है, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें ये जानना है तो अंदर सोल्यूशन ही। अरे वाटर में तो हमारे मिनरल्स वगैरह घुले हुए हैं। तो इंटरनल सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। बाहर आपने जब बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देंगे, बहुत ज़्यादा डाल देंगे, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, बाहर का जो सिस्टम है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये हमारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। अब देखो बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और पेड़ क्यों सूखा था, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो कहाँ आ गया था, बाहर आ गया था। तो इसी से हम ऑस्मोसिस का डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि वाटर यहाँ बाहर आया था, वाटर बाहर आया था। वाटर को क्या कहते हैं हम, सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस of migration of solvent, the process of migration of solvent from lower concentration, ठीक है। ये डाइल्यूट है, मतलब यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है और यहाँ हायर कंसंट्रेशन है।
हाँ, तो प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ओके, अब इसमें एक लाइन बढ़ाना है, इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, तो लिखेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये रहा हमारा ऑस्मोसिस का एक छोटा सा डेफिनेशन, ठीक है। तो इससे हमें ऑस्मोसिस समझ में आया। हम जब सॉल्यूट पार्टिकल को ज़्यादा यहाँ कंसंट्रेट कर देंगे तो पार्टिकल्स जो हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले साइड में माइग्रेट करने लगेंगे सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, आइए हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई। तो देखिए, अगर हम पाई बढ़ाएंगे, अच्छा ये बताइए, ज्यादा पार्टिकल जितना ही ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट के पार्टिकल उतना ही ज्यादा माइग्रेट होंगे। तो हम लिखेंगे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। सी क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, सी इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो कह दो मोलैरिटी, इसको हम मोलैरिटी से, कैपिटल M मोलैरिटी से हम इसे मेजर करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, तो चूंकि ये फ्लूइड है तो गैस कांस्टेंट्स आपको याद आ रहे हैं। तो पाई इक्वल्स टू जो है गैस कांस्टेंट क्या था, RT, है ना, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा। तो इसी को हम ऑर्डर में लिख देंगे, तो पाई इक्वल्स टू CRT। तो अब देखिए, अब देखो, ये C की जगह ये मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N2/V m लीटर, यही ना। तो यहां पर हम N2/V लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू N2/V इंटू RT। तो ये V इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई V इक्वल्स टू N2RT। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं। आपको बताया, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूट का मोलर मास ही कैलकुलेट होता है इससे। तो सॉल्यूट का मोलर मास इसमें लाना पड़ेगा, वो वेरिएबल इसमें है नहीं, तो लिख देंगे पाई V इक्वल्स टू N2 की जगह गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू RT, ठीक। अब मोलर मास को इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, M2 इक्वल्स टू W2 अपॉन पाई V इंटू RT। ये RT के बारे में आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है। तो ये रहा हमारा जो है पूरा का पूरा जो फार्मूले, 4 फार्मूले हैं जिसमें हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ना है। अगर ये चारों फार्मूले आपको आ रहे हैं तो आपको हम जो है सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स के हो जाएंगे, ठीक। अब बचा स्पेस न्यूमेरिकल, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ऑस्मोसिस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक अलग से वीडियो बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, और एक और मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी और इनका आपस में रिलेशन का भी एक लंबा सा वीडियो और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनेगा। और आप लोग ये टॉपिक क्लियर कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक।